IED, that is rural development. यस बेटा, तो रूरल डेवलपमेंट में अभी तक हम डेफिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कैसे रूरल डेवलपमेंट की जा सकती है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रूरल क्रेडिट। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा लेंदी भी है। रूरल क्रेडिट क्या होता है, ये हमें इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक बताना है कि रूरल एरियाज में रूरल क्रेडिट के क्या स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं, फार्मर्स लोन कहां से ले सकता है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रूरल क्रेडिट की नीड्स क्या थी, अब रूरल क्रेडिट की नीड्स क्या है, कौन से सोर्सेज पहले अवेलेबल थे और अब कौन से सोर्सेज अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसके सोर्सेज से। टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। क्रेडिट मींस उधार। प्रोडक्शन करने के लिए एवरी फार्मर नीड्स क्रेडिट, मैक्सिमम मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो दे नीड क्रेडिट। तो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट के दो सोर्सेज हैं हमारे पास, जिसमें फर्स्ट सोर्स आपके पास आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। फर्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फर्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। तो फार्मर्स अपनी नीड इन दोनों में से किसी भी सोर्स से पूरा कर सकता है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं बेटा, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 93% क्रेडिट नीड रूरल एरियाज में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पूरी करते थे और अराउंड 7% इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अब डेटा चेंज हो चुका है, मोर देन 93% नीड्स आर डन बाय इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इनका रोल सिर्फ 5% के आसपास रह गया। ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आया, कैसे आया, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था, ये सब बेटा इस टॉपिक के अंदर आप देखोगे। तो रूरल क्रेडिट मींस क्रेडिट इज द ब्लड इन रूरल एरियाज। जब तक क्रेडिट नहीं मिलेगा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और मैक्सिमम फार्मर्स को, मेनली स्मॉल एंड लार्जनल फार्मर, जनरली दे नीड क्रेडिट फॉर हार्वेस्टिंग। तो कुछ भी काम करना है, सोइंग करना, हार्वेस्टिंग करना है, कुछ भी परचेज करना है, दे नीड क्रेडिट, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट अपना नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, यस एनीवन, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा। यस, हम किन चीजों को नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में इंक्लूड करेंगे, जल्दी से बताना स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट है बिग फार्मर्स, मनी लेंडर। सबसे पहले मनी लेंडर्स, सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटा मनी लेंडर्स को। सेकंड इज ट्रेडर्स, जिसको आप बिग ट्रेडर्स बोलोगे। एंड एक और करेंगे, 3 पॉइंट्स करेंगे इसमें, रिलेटिव्स। ठीक है, इसमें हम कर लेते हैं रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड और भी है जमींदार। तो हम अभी मेन 3 ले लेते हैं बेटा, मनी लेंडर्स, बिग ट्रेडर्स एंड रिलेटिव्स। तो मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं, मनी लेंडर्स, बिग ट्रेडर्स, ये कमीशन एजेंट्स भी होते हैं, और रिलेटिव्स, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होंगे, जो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, आरबीआई रेगुलेट करेगी, वो हो जाएंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, लाइक कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, नाबार्ड, ये आ जाएंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। पहले देखते हैं बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं और इन तीनों का क्या रोल था रूरल क्रेडिट में। अगर हम ट्रेडिशनल बात करें, पहले की बात करें, अभी इनका रोल बहुत ही कम हो चुका है, जो इंडिया के क्रेडिट, रूरल क्रेडिट के प्रोस्पेक्टस से बहुत अच्छा साइन है। तो एक बार एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की। लिखो बेटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव बीन, non-institutional sources have been, non-institutional sources have been the traditional source of agricultural credit, the traditional source of agricultural credit, the traditional source of agricultural credit in India, the traditional source of agricultural credit in India, the traditional source of agricultural credit in India। तो इंडिया में अगर हम बात करें ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मैंने आपको बताया 93% से ज्यादा
क्रेडिट नीड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ही करता था। इंस्टीट्यूशनल सोर्स का रोल आया आफ्टर 1969 जब नेशनलाइजेशन हो गया। ये नेशनलाइजेशन क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट सोर्स लिखो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है मनी लेंडर्स। यस एनीवन जो मनी लेंडर और बिग ट्रेडर्स में डिफरेंस बता सके। मनी लेंडर्स भी एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, बिग ट्रेडर्स भी करते थे, लेकिन दोनों का एक्सप्लॉइटेशन का मेथड अलग था। एनीवन जो बता सके बेटा इन दोनों के मेथड्स के बारे में, ये दोनों कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? युक्ति बता बेटा। सर ट्रेडर्स होते थे, जैसे वो उनसे उन्होंने किसी को अपना सामान बेचा तो उन्होंने क्रेडिट पे ले लिया। अब अगर वो क्रेडिट नहीं दे पाए तो वो उन्हें उस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे। और मनी लेंडर्स का काम सिर्फ मनी देना ही होता था, मतलब लोन देना होता था लोगों को। अब डिफरेंस समझो बेटा। मनी लेंडर्स एंड बिग ट्रेडर्स दे बोथ एक्सप्लॉइट फार्मर्स इन डिफरेंट वेज। कैसे करते थे? मनी लेंडर्स में दो चीजें याद रखनी है, दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फार्मर से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते थे, मतलब लोन दिया और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। एंड दे मैनिपुलेट देयर अकाउंट विदाउट देयर नॉलेज, और उनके अकाउंट को मैनिपुलेट कर देते थे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते थे। 1 लाख का 5 लाख में कन्वर्ट हो जाता था, फार्मर को समझ ही नहीं आता था, बिकॉज मैक्सिमम फार्मर्स वर इलिटरेट्स। ठीक है, तो मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉइटेशन का वे क्या था? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो और उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करो ताकि उनकी प्रॉपर्टी, उनका लैंड अपने पास लिया जा सके। बिग ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स क्या करते थे बेटा? फार्मर को लोन देते थे कंडीशन पे। वो कंडीशन क्या थी? फार्मर्स को पहले ही बोल दिया जाता था जितनी भी प्रोडक्शन करोगे वो सारी प्रोडक्शन आपको हमें लो प्राइसेस पे बेचनी पड़ेगी, मतलब क्रॉप्स को मॉर्गेज रखवानी पड़ती थी। फार्मर को अपनी क्रॉप्स जो अभी तक बनी भी नहीं है उसको मॉर्गेज रखना पड़ता था, और पहले से डिसाइडेड होता था कि किस रेट पे कमीशन एजेंट और बिग ट्रेडर फार्मर से ये प्रोडक्ट परचेज करेगा, सिर्फ उसी कंडीशन पे आपको लोन दिया जाएगा। यस बेटा, एनी डाउट? दोनों का एक्सप्लोटेशन का मेथड क्लियर हो गया, मनी लेंडर्स एंड बिग ट्रेडर्स, डिफरेंस समझ आ गया? एनी डाउट बेटा? किसी को भी डाउट है तो अनम्यूट करो। क्लियर है? चलो एक लाइन लिखते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालो मनी लेंडर्स। फर्स्ट हेडिंग डालो मनी लेंडर्स, लिखो दे एक्सप्लो दे चार्ज दे चार्ज they charge very high rate of interest and exploit farmers. They charge very high rate of interest and exploit farmers. They charge very high rate of interest and exploit farmer. Full stop. Money lenders also manipulate their accounts. Money lenders also manipulate their accounts. Money lenders also manipulate their accounts without their knowledge. मनी लेंडर्स ऑल्सो मैनिपुलेट देयर अकाउंट्स विदाउट देयर नॉलेज, तो उनको बताया भी नहीं जाता था या उनको नॉलेज नहीं होती थी और उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता था। सेकंड आ जाओ बेटा बिग ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स on the mortgage of crops, on the mortgage of crops, on the mortgage of crops, on the mortgage of crops at high rate of interest, at high rate of interest, comma, high rate of interest, comma, on a condition, एक कंडीशन है बेटा, कंडीशन क्या है? लो रेट, लो प्राइसेस पे फार्मर्स को ये प्रोडक्ट बिग ट्रेडर को ही सोल्ड करना है, ऑन अ कंडीशन दैट the crops will be sold to them, on a condition that the crops will be sold to them at low prices, sold to them at low prices, at low prices। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लास्ट वन इज रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स का जो लोन है ये इनफॉर्मल लोन होता था विच कैरी नो इंटरेस्ट, और जनरली फार्मर्स रीपे दीज टाइप्स ऑफ लोन आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो एक ऐसा लोन जिसपे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, एक इनफॉर्मल टाइप का लोन है, फ्रेंड से ले लिया, फैमिली मेंबर से ले लिया, मतलब रिलेटिव से लोन लेना विदाउट एनी इंटरेस्ट, और आफ्टर हार्वेस्टिंग जनरली फार्मर रिटर्न द लोन। तो ये है आपका थर्ड, दैट इज रिलेटिव से जो आप लोन लेते हो। लिखेंगे बेटा इसके अंदर, these loans are a kind of informal loans,
These loans are a kind of informal loans. These loans are a kind of informal loans, kind of informal loans, and carry no interest, and carry no interest, and carry no interest, and generally return after harvest, and generally return after harvest, and generally return after harvest, generally return after harvest. इंपॉर्टेंट है बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। एग्जाम में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेन क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को एक्सप्लेन करना। यहाँ पे कुछ मैं बेसिक डेट्स भी आपको बताऊंगा जो बुक में गिवन नहीं है, वो आप साथ में नोट कर लेना। फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल सोर्स आता है बेटा कोऑपरेटिव क्रेडिट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यस एनीवन जो बता सके बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं या कोऑपरेटिव क्रेडिट का मतलब क्या है? दिया सर कुछ फार्मर जो है अपना एक ग्रुप बना लेते वेरी हैं गुड। सोसाइटी की तरह, जिसमें वो लोग जितने मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रेडिट दे सकते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। तो और बेसिकली ये क्या है? हाँ बोलो बोलो। और ये जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ उनके लिए ही होता है। ठीक है, तो ये मेंबर्स के लिए होते हैं, बेसिकली बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह होते हैं। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप बन जाते हैं, तो गवर्नमेंट और आरबीआई इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो बाद में बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टार्ट होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से, लेकिन बाद में जब ये ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन जाती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट का पार्ट बन जाते हैं। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो बताओ, लिखो। The main objective of the cooperatives is to provide the main objective of the cooperatives is to provide loan at low rate of interest, is to provide loan at low rate of interest, is to provide loan at low rate of interest, low rate of interest, and protect the farmers from and protect the farmers from non-institutional sources, and protect the farmers from non-institutional sources, protect the farmers from non-institutional sources. Second one is commercial bank. yes बेटा कुछ commercial banks के नेम बताओ। HDFC बैंक। ठीक है, एक्सिस, एचडीएफसी, प्राइवेट बैंक्स भी है, गवर्नमेंट बैंक्स भी है। मैंने एक लिख दिया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना, है बुक में डेट नहीं दे रखी, याद रखना बेटा। एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। जब एसबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड मीडियम एंड स्मॉल लोन्स। एसबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा? कि फार्मिंग लेवल पे या अर्बन एरियाज में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको स्मॉल लेवल पे लोन प्रोवाइड करना। स्मॉल मतलब छोटे लोन्स प्रोवाइड करना, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नीड्स नहीं थी। लेकिन आफ्टर नेशनलाइजेशन इन 1969 मैनी बैंक्स, जिसमें आप एसबीआई ले सकते हो, पीएनबी ले सकते हो और साउथ इंडियन बैंक ले सकते हो, कुछ प्राइवेट बैंक्स भी, दे हैव ओपन देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज आल्सो। पहले क्या था, इनका रोल बहुत कम था रूरल क्रेडिट के अंदर। हर एक रूरल एरियाज के अंदर बैंक नहीं थे, लिमिटेड रूरल एरियाज के अंदर बैंक थे जो अर्बन से कनेक्टेड थे। लेकिन नेशनलाइजेशन का मतलब क्या था बेटा? बैंक्स को बोला गया कि आप अपने रोल को बढ़ाओ, आप सिर्फ अर्बन एरियाज और टाउन्स में काम नहीं करोगे, आपको रूरल एरिया और बैकवर्ड एरियाज में भी काम करना पड़ेगा। आज के टाइम पे आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाओ, किसी भी बैकवर्ड रीजन में चले जाओ, आपको एसबीआई या पीएनबी इन दोनों में से किसी एक की ब्रांच जरूर नजर आ जाएगी। यस और नो? इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग का मतलब है कि बैंक्स अर्बन एरियाज में भी काम करें और रूरल एरियाज में भी काम करना स्टार्ट कर दे। क्लियर? लिखेंगे बेटा। इनिशियली कमर्शियल बैंक्स प्लेड initially commercial banks played a marginal role. Initially commercial banks played a marginal role in rural credit, full stop, full stop. However, after nationalization in 1969,
However, after nationalization in 1969, अब ये डेट भी याद रखनी है. However, after nationalization in 1969, they expanded their branches in rural areas. 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 Next आ जाओ बेटा RRBs. RRBs की फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक्स. अब रीजनल रूरल बैंक्स इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इनकी एक कंडीशन होती है, ये सिर्फ रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में ओपन किए जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ. वो कंडीशन क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में आप RRBs को ओपन कर रहे हो, कोई और इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं होना चाहिए. इन केस किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, नाबार्ड का अच्छा खासा रोल चल रहा है, वहां पे आरआरबी को ओपन नहीं किया जाएगा. आरआरबी उन बैकवर्ड एरियाज में स्टार्ट किए जाते हैं जहां और कोई इंस्टीट्यूशनल सोर्स अवेलेबल नहीं होता. अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्स अवेलेबल है तो वहां पे आरआरबी को ओपन नहीं किया जाएगा. क्लियर हो गया बेटा? आरआरबी को किस एरिया में ओपन करना है? यस अमन, आरआरबी किन एरियाज में ओपन किए जाएंगे बेटा? बैकवर्ड एरियाज. सिर्फ बैकवर्ड एरियाज. ये एक कंडीशन हो रहा है साथ में राशि. और कोई इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन सोर्स ना हो, मतलब और कोई बैंकिंग फैसिलिटी वहां ना हो, सिर्फ उन्हीं एरियाज में आरआरबी को ओपन किया जाएगा. लिखो, दे आर ओपनड अप इन दोज एरिया, they are opened up in those area where they are opened up in those areas where there are no banks facility, where there are no banking facilities, there are no banking facilities, full stop, full stop. Their main objective is to provide, their main objective is to provide, their main objective is to provide, is to provide credit and other facilities, credit and other facilities to marginal farmers, laborers, etc. Marginal farmers, laborers, etc. सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर आप करोगे बेटा रीजनल रूरल बैंक्स. सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा नाबार्ड. सबसे इंपॉर्टेंट है नाबार्ड. नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982. ये भी बुक में डेट नहीं दी हुई, ये भी डेट आपको याद रखनी है. नाबार्ड का रोल क्या है बेटा? सिंपल समझ लो. मैं यहां पे दो चीजें बना रहा हूं. ये अर्बन एरियाज हो गए, ये रूरल एरियाज हो गए. हम पढ़ रहे हैं रूरल एरियाज के बारे में. अर्बन एरियाज में क्या होता है बेटा? आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है, सबको पता है. मॉनेटरी सिस्टम आरबीआई के हाथ में. यस और नो? यस सर. इसके नीचे कौन आता है बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दो पार्ट में बटे होते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक तो होते हैं बैंक्स और एक क्या होते हैं बेटा? एनबीएस, नॉन बैंकिंग सेक्टर्स. नॉन बैंकिंग सेक्टर जैसे एलआईसी हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया. समझ गए? बताया हुआ ना, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता. सबको क्लियर है? बैंकिंग सेक्टर में बताया था. यस सर. ठीक है. अब चाहे वो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो बैंक हो या एनबीएस हो, नॉन बैंकिंग सेक्टर हो, इन दोनों में ही, इन दोनों को ही बेटा रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई. और अगर पब्लिक को किसी से डीलिंग करनी है, अगर हमें डीलिंग करनी है, तो हम किससे डीलिंग करेंगे बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. मतलब साइकिल क्या है, चेन क्या है? ऊपर आरबीआई, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर पब्लिक. पब्लिक को पैसे चाहिए, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगेगा, चाहे बैंक से मांगे, चाहे एनबीएस से मांगे. और अगर इनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई के पास जाएंगे. यही रूल है बेटा. यस और नो? यस सर. अब आगे अर्बन एरियाज का तो रूल हमने समझ लिया. रूरल एरियाज का क्या है? रूरल एरियाज का एरिया ज्यादा है, आरबीआई सब कुछ रेगुलेट नहीं कर सकता, तो आरबीआई ने किसको अपॉइंट कर दिया? नाबार्ड को. नाबार्ड के अंदर कौन आएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मतलब अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रूरल एरियाज में डायरेक्टली आरबीआई से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नीचे कौन है बेटा? पब्लिक.
जिसमें फार्मर्स एंड रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो हो गए। मतलब इस पूरी साइकिल में एक रोल और इंक्रीज हो गया, वो क्या है बेटा, नाबार्ड। जैसे आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है, ऐसे ही नाबार्ड भी रूरल एरियाज के अंदर एक एपेक्स बॉडी है। बात समझ गए बेटा। अगर पब्लिक को पैसे चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, चाहे वो बैंक्स हो या एनबीएस हो। और जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई प्रॉब्लम आती है, वो आरबीआई के पास नहीं जाएगा, वो नाबार्ड के पास जाएगा। और नाबार्ड पूरी डिटेल रिपोर्ट किसको देगा बेटा, आरबीआई को। तो आरबीआई कहता है कि इंडिया इतना बड़ा है, इसमें रूरल एरियाज में इतनी पॉपुलेशन रहती है और वहां इतनी रिक्वायरमेंट है लोन की कि आरबीआई सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। तो आरबीआई ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी, नाबार्ड, जिसको एक एपेक्स बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी गई। और नाबार्ड सेम काम करता है जो आरबीआई करता है। नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करता है, देखता है कि फार्मर्स के साथ या जो लोग लोन ले रहे हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, और पब्लिक की डीलिंग होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर हो गया बेटा, दोनों में डिफरेंस आ गया, रूरल अर्बन दोनों में कैसे रोल चलता है। क्लियर एवरीवन, किसी को डाउट है तो पूछो। बैंक्स बेटा, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बैंक वो होते हैं जो मनी को एक्सेप्ट करते हैं और मनी लेंड करते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये बैंक्स होते हैं। एनबीएस होते हैं जो दोनों में से कोई एक फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है वो एनबीएस है, नॉन बैंकिंग सेक्टर है। एलआईसी नॉन बैंकिंग सेक्टर, बजाज फाइनेंस नॉन बैंकिंग सेक्टर है, और मुथूट फाइनेंस नॉन बैंकिंग सेक्टर है। क्लियर है। मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं है वो एनबीएस में आ जाता है, नॉन बैंकिंग सेक्टर में आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा, सबको याद है। यस सर। देख लो एक बार, ये चार्ट बनाना है बना लो, चाहे नोटबुक के अंदर। आपको पता होना चाहिए रूरल एरिया अर्बन एरियाज में कैसे काम चलता है, और एनबीएस सबको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स किसी बैंक में भी हो सकते हैं या किसी फाइनेंशियल लाइन में हो सकते हैं, अकाउंटिंग लाइन के अंदर। तो उनको भी पूरी डिटेल पता होती है एनबीएस के बारे में। इवन अगर आपको लोन लेना है, लेट से आप लोन लेना चाहते हो, आपको होम लोन लेना, आपने घर परचेज किया, आपको लोन चाहिए। अगर बैंक आपको लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक में फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है, ठीक है, तो एनबीएस थोड़ा सा लिबरल होता है लोन देने में, तो यहां से भी दिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एनबीएस की फुल फॉर्म लिखनी है, लिख लो, नॉन बैंकिंग सेक्टर। नॉन बैंकिंग सेक्टर है लेकिन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही, दोनों ही आरबीआई के अंडर आते हैं। चलो लिखेंगे। अच्छा, नाबार्ड की फुल फॉर्म तो रह गई, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताओ क्या है, किसी को पता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो ये एन ए पूरा नेशनल है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, लिखेंगे एक बार, फुल फॉर्म लिख लो पहले। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब नाबार्ड का सिर्फ रोल एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना नहीं है, उसके साथ साथ रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करना भी है। रूरल एरिया की डेवलपमेंट होती है वो हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी। ठीक है बेटा, लिखो। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, फुल स्टॉप। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982, फुल स्टॉप। इट इज द एपेक्स बैंक, it is the apex bank, it is the apex bank which coordinates, it is the apex bank which coordinates the functioning of, which coordinates the functioning of different financial institutions, different financial institutions, different financial institutions, comma, comma, working for expansion for rural credit, working for expansion of rural credit, वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट। अब समझो उसने क्या बोला, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आएगा बेटा, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चलो आप बताओ, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की दो कैटेगरी है, बैंक्स एंड एनबीएस। ठीक है ना, बैंक्स एंड एनबीएस। ठीक है, बैंक्स एंड एनबीएस। एनबीएस मींस नॉन बैंकिंग सेक्टर्स।
तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो पार्ट्स में बटा होता है, एक बैंकिंग और एक नॉन बैंकिंग। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा नाबार्ड का? नाबार्ड क्या करता है? बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चेक करता है कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेटर है या नहीं है। और सिर्फ लोन एग्रीकल्चर के लिए नहीं देता। लेट्स से अगर पब्लिक में किसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करनी है, किसी को कोई सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करना है और उसको लोन चाहिए, तो नाबार्ड की हेल्प से आप ले सकते हो। डायरेक्टली नाबार्ड के पास आप नहीं जाओगे, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाबार्ड से परमिशन लेके उसको लोन प्रोवाइड कर सकता है। रोल समझ आ गया बेटा पूरा? ठीक है, एक बार देखेंगे, इससे कोई डाउट है तो पूछो। सर बेटा एक मिनट रुको, आप जरा, एक्चुअली कॉल आया हुआ स्कूल से, आप एक बार नोट कर लो। ओके सर। यस बेटा, इशिता पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर वर्किंग फॉर के बाद क्या बोला था आपने? वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट। वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है। अब बेटा ये रूरल क्रेडिट के पार्ट में आपके पास दो चीजें रह गई, एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में एक शॉर्ट नोट पढ़ना है, एंड सेकेंडली ये जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है इसका क्रिटिकल असेसमेंट। हम कहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, क्या इन्होंने रूरल एरियाज में वैसे काम किया जैसे इन्हें करना चाहिए था? क्या इनके फ्लॉस तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पेपर्स में नजर आ रहा है कि रूरल एरियाज में लोन इजीली मिल रहा है, सारे बैंक सही से काम कर रहे हैं, नाबार्ड का रोल बहुत सही प्ले हो रहा है, कि इसके कुछ फ्लॉजेज हैं? तो यस, रूरल बैंकिंग इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके पीछे रीजंस क्या है, ये भी आपका एक 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए हो सकता है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ रूरल क्रेडिट कंप्लीट होगा, देन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए 2 क्लासेस और चाहिए होंगी। तो टुडे इज मंडे, वेडनेसडे थर्सडे तक ये आपका रूरल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यू कैन लीव द मीटिंग, किसी ने कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। एक ही बात है, हाँ एक ही बात है।
एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ना, थ्योरी में तो अलग ही हो जाएगा वो, एक्सप्लेनेशन मतलब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तब आंसर सेम आता है। एक वैल्यू एडिड है, एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डिफरेंस तो है ही उन दोनों में, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम कहते हैं कि कैलकुलेट उसी मेथड से होता है वो। मतलब वैल्यू सेम है दोनों की। हाँ, वैल्यू तो सेम ही आती है, आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में तो दोनों डिफरेंट है ना।